Hello, student. This is Paresh sir, and this is my first video on my YouTube channel. And I'll be starting with the lesson Chemical Equilibrium. Now, this lesson is specially designed for those who are appearing for board exam, those who are appearing for NEET, and those who are appearing for JEE. So, without wasting any time, let us start with this lesson Chemical Equilibrium. A very interesting lesson and a very important lesson when it comes to NEET and JEE point of view. So, let us start with the lesson. First of all, let us understand some basic term. Some basic term. The first term which we are going to study is reversible reaction. पहला हम स्टडी करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B रिएक्ट टू गिव C प्लस D. ये A और B को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट. और C और D को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. Product again get convert back to reactant. इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट अगेन गेट कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट. दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन में इट इज इंडिकेटेड बाय डबल एरो. कैसे डिनोट करते हैं? डबल एरो. तो in reversible reaction, the reactant get convert into product and the product again get convert back to reactant. They are indicated by double arrow. They are indicated by double arrow. कैसे होता है डबल एरो? ऐसे. दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. तो उसका अपोजिट क्या होगा? इररिवर्सिबल रिएक्शन. इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? सिंपल. एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनेंगे. इसको क्या बोलेंगे? इररिवर्सिबल रिएक्शन. रिएक्टेंट gets convert into product but the product does not get convert back to reactant. They are indicated by single arrow. They are indicated by single arrow. सिंगल एरो देखो ऐसे. रिवर्सिबल में क्या होता है? डबल एरो. इररिवर्सिबल में क्या होगा? सिंगल एरो. नोट डाउन करो.
Now let us understand what is chemical equilibrium. I'm again taking the same reaction A plus B react to give C plus D, and C plus D again react back to give A plus B. कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. क्या होता है? इनिशियली ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. तो मान लो ये ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होगा. तो सिंस द कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, तो देयरफॉर रेट विल ऑल्सो बी मोर. तो ये हो गया मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये क्या हो गया मेरा? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ज्यादा होगा. और सी और डी तो बहुत ही कम है, या जीरो बोल सकते हो. तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा? बहुत कम होगा या जीरो होगा. तो मान लो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं इधर, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. अब जैसे टाइम आगे जाएगा ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बराबर. तो जैसे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो रेट भी कम हो जाएगा. देखो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन देखो पहला ज्यादा था, अब देखो रेट कम हो गया. और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ जाएगा. तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड जो को कम हो गया, और बैकवर्ड का देखो क्या हो गया? बढ़ गया. ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. अब एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन देखो ये कम हो रहा है. देखो इधर से कम हो गया, फिर इधर से भी कम हो गया, और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या हो गया? बढ़ गया. और एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हेन द रेट of forward direction is equal to the rate of backward direction, then the reaction is said to be in equilibrium. अगर मैं सिंपल मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. जितना तेजी से वो आगे जा रही है उतना तेजी से वो पीछे जा रही है. तो एच को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. नोट डाउन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट ग्राफ. मैंने ऑलरेडी बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. तो ये देखो, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इनिशियली रेट क्या था? ज्यादा था,
फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का क्या था, कम था। तो अभी इधर देखो, ये फॉरवर्ड का रेट देखो टाइम के साथ कम हो रहा है। देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट टाइम के साथ कम हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये जो है ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और एक टाइम के बाद ये दोनों क्या होने वाले, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टाइम के साथ कम हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन टाइम के साथ बढ़ रहा है और एक टाइम के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलो कॉन्सेंट्रेशन का बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखो, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी रिएक्ट टू गिव सी प्लस डी, वही रिएक्शन लिया मैंने। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले बहुत ज्यादा था और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, बहुत कम था। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इधर से स्टार्ट कर। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा है यहां पे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, मगर ये कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। कॉन्सेंट्रेशन पे कोई कंडीशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। इधर देखो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो रहा है और यहां पे प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। देखो यहां पे इक्वल है और यहां पे इक्वल नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन होता है रेट पे। जितना तेजी से रिएक्शन आगे जा रही है उतना तेजी से रिएक्शन पीछे जा रही है, एंड दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू बी इन इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन पे कोई कंडीशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो भी सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। नोट डाउन। Characteristic of chemical equilibrium. Now let us understand what are the characteristics of chemical equilibrium. There are four important characteristics. First point, the concentration of reactant and product at equilibrium remain constant। मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। सेकेंड पॉइंट, at equilibrium the rate of forward direction is equal to the rate of backward direction. At equilibrium
the rate of forward direction is equal to the rate of backward direction. यही तो डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम का। जितना तेजी से रिएक्शन आगे जा रही है उतना ही तेजी से रिएक्शन पीछे जा रही है। थर्ड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम can be established only if none of the product is allowed to escape out। अब समझो एक का मीनिंग क्या है। देखो, मैंने ये बीकर लिया है और ये बीकर क्लोज्ड है और मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो तुम्हें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग कैसे डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बीकर क्लोज्ड है, ये बीकर क्या है, क्लोज्ड है। मगर जैसे ही मैंने बीकर को ओपन किया, जैसे ही मैंने बीकर को ओपन किया, तो तुम्हें तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो ये गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, गैस चले जाएगा। अब यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पे अभी क्या मिला मेरे को, सीधा डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड ही है मेरे पास। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला गया, कैल्शियम कार्बोनेट तो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। सीधा मैं ऐसा लिख सकता हूं रिएक्शन को, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा दिख नहीं रहा बोर्ड, तो थोड़ा ये बाजू लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे कोई डबल एरो नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो चले गया ऊपर। देयर इज नो डबल एरो, ओनली सिंगल एरो। देयर इज नो इक्विलिब्रियम ओवर हियर। द लास्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम can be attained from both the end। Now what do you mean equilibrium can be attained from both the end? मान लो मैंने लिया है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन लिया और आयोडीन किया, दोनों को मिक्स किया और ये अटेन किया इक्विलिब्रियम HI। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैंने HI लिया और HI से मेरे को यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो यू कैन अटेन इक्विलिब्रियम आइदर बाय टेकिंग हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और बाय टेकिंग हाइड्रोजन आयोडाइड, दोनों जगह से यू कैन अटेन इक्विलिब्रियम। नोट डाउन। Let us now understand what is law of mass action and equilibrium constant. Suppose I am taking a reaction A plus B react to give C plus D, and C plus D again react back to give A plus B. Small a, small b and small c, small d are my stoichiometric coefficient। क्या है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? तो बैलेंसिंग करते वक्त लिखते होंगे ना हम लोग 2, 3 वो सब।
तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, small c and small d are my stoichiometric coefficient. Now what does law of mass action tell? Rate of forward direction, क्या बोल रहा हूं देखो, rate of forward direction is directly proportional to the concentration of reactant. रिएक्टेंट में क्या क्या है बोलो, ए है, कैपिटल ए है, और दूसरा क्या है, कैपिटल बी. रेस टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैपिटल ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए. कैपिटल बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी. और कॉन्सेंट्रेशन इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं, concentration is denoted by square bracket. ऐसे concentration is denoted by square bracket. तो अगर हम इस proportionality sign को निकाल दे, I am removing the proportionality sign over here, तो मेरे को क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा. क्या मिलेगा, कांस्टेंट. तो यहां पे मैं डाल रहा हूं कांस्टेंट KF. KF इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब मैं इसको बोल रहा हूं इक्वेशन 1. इसको क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन 1. अब बैकवर्ड डायरेक्शन का बात करेंगे. अब मेरे को एक बात बताओ, फॉरवर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे. तो बैकवर्ड किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे. तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. क्या क्या है प्रोडक्ट में, C है और D है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल दे तो क्या मिलेगा मेरे को, यहां पे कांस्टेंट रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू KB. इधर क्या था, KF, इधर क्या डालूंगा, KB. concentration of C, concentration of D raised to the stoichiometric coefficient. अब इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 2. अब तुम मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम the rate of forward direction is equal to the rate of backward direction. ये तो बताया मैंने. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जितना तेजी से रिएक्शन आगे जा रही है उतना तेजी से रिएक्शन पीछे आ रही है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. अब तुम मुझे बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड को क्या लिखूं मैं, ये डाल दूं इधर, इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. तो क्या मिलेगा, KF concentration of A, concentration of B raised to the stoichiometric coefficient. और बैकवर्ड को क्या डालूंगा मैं, KB concentration of C, concentration of D raised to the stoichiometric coefficient. इन दोनों को इक्वेट कर दिया 1 and 2 को. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को इधर लेके जा रहा हूं और इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूं. तो क्या मिलेगा, KF अपॉन KB इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट.
कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया मैंने, के बी को इधर लेके आया और ए और बी को इधर लेके गया, रीअरेंज किया। अब तुम मुझे बताओ, के एफ कॉन्स्टेंट, के बी कांस्टेंट, तो डिवीजन भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट। तो मैं इसको एक स्पेशल टर्म दे रहा हूं, के सी। क्या दे रहा हूं मैं, के सी। के सी विल बी नथिंग बट concentration of product upon concentration of reactant raised to the stoichiometric coefficient, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट डाउन। Ways of writing equilibrium constant. Now there are two ways of writing equilibrium constant. Suppose I have a reaction, वही reaction लिया मैंने, A plus B react to give C plus D, and C plus D again react back to give A plus B. Small a, small b, small c and small d are my stoichiometric coefficient. So दो तरीके हैं लिखने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे लिखेंगे, के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा होता है सेकेंड वे ऑफ राइटिंग, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब थोड़ा बहुत तो स्टडी किया होगा पार्शियल प्रेशर स्टेट ऑफ मैटर रिलेशन में। तो कैसे लिखेंगे, के पी क्या होगा, इसको क्या डिनोट करेंगे, के सी, इसको क्या डिनोट करेंगे, के पी। क्या रहेगा, सब सेम, क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, partial pressure of B raised to the stoichiometric coefficient. So this is equilibrium constant in terms of concentration. This is equilibrium constant in terms of partial pressure. Note down. Type of chemical equilibrium. There are two types of chemical equilibrium. One is homogeneous equilibrium and another is heterogeneous equilibrium. अब क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है हेट्रोजीनियस? When the reactant and the product are in the same phase, क्या होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम? When the reactant and the product are in the same phase. चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बैलेंस करेंगे
तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होता है, गैस। तो ये देखो, ऑल आर इन द सेम फेज, मीन ऑल आर इन गैस, या तो सारे गैस होंगे, या तो सारे लिक्विड होंगे, या तो सारे सॉलिड होंगे। तो when the reactant and the product are in the same phase, when the reactant and the product are in the same phase, इसको बोलते हैं homogeneous equilibrium। तो heterogeneous समझ जाओगे क्या होगा, when the reactant and the product are in different phase। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, तुम्हें पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड। ये इक्विलिब्रियम हमने किया था कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम्हें पता है कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस। तो ये देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये गैस है। तो व्हेन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नोट डाउन। राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, मुझे उसको एक्सप्रेशन में लिखना है। कैसे, या तो केसी के टर्म में लिखेंगे या तो केपी के टर्म में लिखेंगे। चलो सबसे पहला केसी के टर्म में। अच्छा, बिफोर आई गो टू दिस, हमेशा याद रखो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 लिया जाता है। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या लिया जाता है, 1। तो केसी कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H2O, क्या है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रेज़ टू 1 अपॉन, ये क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए क्या होता है, 1, तो अपॉन 1। ये हो गया केसी के टर्म में। क्या हम केपी के टर्म में लिख सकते हैं, ये केपी के टर्म में कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज़ टू 1, और ये तो लिक्विड है, और तुम्हें पता है लिक्विड का कोई पार्शियल प्रेशर होता भी नहीं है। ओके, तो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, 1, ये याद रखो। चलो इस पे आते हैं, के सी कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या क्या है देखो, ये तो सॉलिड है, सॉलिड के लिए क्या होता है, 1। लिक्विड, सॉरी ये गैस है, तो कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या है का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 4, तो क्या लिखेंगे, 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या है, ये तो सॉलिड है, इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, गैस, कंसिडर करेंगे, H2O रेज़ टू, क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, तो रेज़ टू 4। केपी के टर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज़ टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
चलो इस पे आओ। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है, उसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये भी क्या है? सॉलिड है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैसे लिखेंगे? केसी के टर्म में कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज टू 1। बाकी तो सब 1 1 ही है, सॉलिड है। सो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को क्या लेते हैं हम लोग? 1। केपी के टर्म में कैसे लिखेंगे? केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज टू 1। तो ये हो गया केसी के टर्म में, ये हो गया केपी के टर्म में। चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, ये तो सॉलिड है, कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये भी सॉलिड है, कंसिडर ही नहीं करेंगे। बचा क्या अभी? ये दो। कैसे लिखेंगे? केसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है? Cu2 प्लस रेज टू 1। और रिएक्टर में क्या है? ये है Ag प्लस रेज टू 2। रिमेंबर यहां पे कोई गैस नहीं है, यहां कोई गैस नहीं है, तो केपी के टर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं। देखो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये क्या है? सॉलिड है। तो केपी में गैस होना जरूरी है, यहां पे कोई गैस नहीं है, इसके लिए केपी के टर्म में हम ये नहीं लिख सकते हैं। बाकी सब में देखो केसी केपी था, इधर भी केसी केपी और इधर भी केसी केपी। ओके, नोट डाउन करो। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी। मोलारिटी स्टडी किया होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो होता है उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? मोलारिटी। और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? या तो हम लिखते हैं कैपिटल एम, या तो हम लिखते हैं मोल पर लीटर। जो मोलारिटी का जो यूनिट होता है, या तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एम, या तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर। अब यहां पे हम जो भी सॉल्व करेंगे, हम जो यूनिट लिखेंगे वो लिखेंगे मोलारिटी। व्हाट यूनिट वी आर गोइंग टू यूज है? मोलारिटी, कैपिटल एम। हम कैपिटल एम यूज करेंगे यहां पे। ओके, तो चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन के कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? PCl3 रेज टू 1, Cl2 रेज टू 1 अपॉन PCl5 रेज टू 1। अब PCl3 क्या है? मोलारिटी रेज टू 1, मोलारिटी रेज टू 1 अपॉन मोलारिटी रेज टू 1। एक मोलारिटी कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? मोलारिटी। ओके, कैपिटल एम। तो यहां पे जो के का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल एम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे लिखेंगे? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? SO3 रेज टू 2 अपॉन SO2 रेज टू 2 एंड O2 रेज टू 1। SO3 इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? मोलारिटी स्क्वायर। देखो यहां पे स्क्वायर है, सेम वे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मोलारिटी स्क्वायर है।
और ये क्या रहेगा, मोलारिटी रेट टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा के का यूनिट, या तो 1/मोलारिटी लिखो, या तो मोलारिटी रेज टू -1, या तो 1/मोलारिटी लिखो, या तो मोलारिटी रेज टू -1। चलो इस पे आओ कि क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, NO/2, N2/1, O2/1। तो इसको कैसे लिखेंगे, के का यूनिट मोलारिटी स्क्वायर अपॉन मोलारिटी रेज टू 1, मोलारिटी रेज टू 1। अब मोलारिटी स्क्वायर 1 + 1 कितना हो गया, 2, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो नो यूनिट, जीरो मत लिख देना, क्या लिख दोगे, नो यूनिट। तो यहां पे के का यूनिट क्या है, कैपिटल एम मोलारिटी, यहाँ पे के का यूनिट क्या है, 1/मोलारिटी, और यहाँ पे के पास कोई यूनिट नहीं है। तो k does not have a fixed unit, it can be variable. Note down. चलो आज के लेक्चर में जितने भी थियरी थे, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो मैंने कवर कर दिया। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल पे। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द इक्विलिब्रियम concentration for HI, hydrogen and iodine are 0.8 molarity, 0.1 molarity, 0.1 molarity respectively. Find the Kc for the reaction. ये रिएक्शन है मेरे पास, सोल्यूशन क्या है, रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन डबल एरो 2HI। तो हम के कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, HI रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन हाइड्रोजन रेज टू 1, आयोडीन रेज टू 1। ओके, तो HI का क्या है कॉन्सेंट्रेशन, 0.8 द होल स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का क्या है 0.1 और आयोडीन का भी क्या है 0.1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 8 × 10⁻⁻1 द होल स्क्वायर। 0.1 कैन बी रिटन एज 10⁻⁻1, 0.1 10⁻⁻1, 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, -1 -1 -2, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा आंसर 64। तो क्या ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन 64, 1 इज द आंसर। नोट डाउन। Let us go to the next question. For which of the following reaction does the equilibrium constant depend on the unit of concentration? ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। तो लेट अस सी कि कौन से रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट पे डिपेंड करता है। तो चलो ऑप्शन ए क्या है, के मोलारिटी रेज टू हाफ मल्टीप्लाई, देखो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, हाफ, तो मोलारिटी रेज टू हाफ, ये भी क्या है मोलारिटी रेज टू हाफ अपॉन ये क्या है मोलारिटी रेज टू 1। तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, मोलारिटी मोलारिटी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा नो यूनिट। तो ये यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो ऑप्शन बी पे आते हैं। क्या है कि ये तो सॉलिड है, दिखने का ही नहीं है, ये लिक्विड है, तो ये क्या हो जाएगा Zn2 + रेज टू 1, ये क्या रहेगा Cu2 + रेज टू 1, ये तो सॉलिड है, इसको तो कंसिडर नहीं करते। तो क्या हो जाएगा मोलारिटी रेज टू 1, मोलारिटी रेज टू 1, अगेन इसमें भी क्या रहेगा नो यूनिट।
चलो सी पे आते हैं। सी पे देखो ये सब लिक्विड में है, लिक्विड 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 लिक्विड, तो इसका भी क्या होगा, नो यूनिट। चलो ऑप्शन डी पे आते हैं। के क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो मोलारिटी रेज टू 1 कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लोरीन का भी क्या रहेगा, मोलारिटी रेज टू 1, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन ये क्या रहेगा, मोलारिटी, अगेन ये क्या रहेगा, रेज टू 1, तो एक मोलारिटी कैंसिल हो गया, देखो अभी है एक मोलारिटी, तो के यहां पे यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन डी पे के डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन डी। बाकी सब ऑप्शन कैंसल आउट हो गए, तो द करेक्ट आंसर इज डी। नोट डाउन। चलो we'll move to the next question. Which of the following is homogeneous and heterogeneous equilibrium? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है होमोजीनियस में, बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, या तो सारे गैस, या तो सारे लिक्विड, या तो सारे सॉलिड। और हेटेरोजीनियस में क्या होता है, बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज। तो इधर देखो गैस गैस गैस, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। गैस 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 सारे सेम फेज में, होमोजीनियस। सॉलिड सॉलिड गैस गैस डिफरेंट फेज, हेट्रोजीनियस। नोट डाउन। चलो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। A mixture of SO3, SO2 and O2 gas is maintained in a 10-liter flask. The Kc for the reaction, ये के रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू 100 दिया हुआ है। तो सब क्वेश्चन है, if number of moles of SO3 is equal to number of moles of SO2, find the number of moles of oxygen. एंड दूसरा सब क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो चलो सबसे पहले सब क्वेश्चन ए देखते हैं। सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला क्या, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किया होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ मोल upon volume in liter। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, के सी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, SO3 रेज टू 2 अपॉन SO2 रेज टू 2 O2 रेज टू 1। चलो अब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही बीकर में है 10 लीटर के वेसल में। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा, Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब Kc का वैल्यू क्या है, 100, तो हम इधर डाल देंगे 100, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100, 0.01। रिमेंबर ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्या फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल। तो तुम्हें पता है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरे को,
0.01 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर वेसल, तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, तो पहला आंसर है 0.1। चलो पहले इतना नोट डाउन करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो पहले इतना नोट डाउन करो। चलो लेट अस कम टू सब क्वेश्चन 2। सब क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। तो वही अब केसी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब क्या बोला है, ये ट्वाइस है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, केसी का वैल्यू तो दिया हुआ है 100। SO3 is twice the number of moles of SO2, तो इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 द होल स्क्वायर अपॉन SO2 रेज टू 1। अच्छा इसको स्क्वायर करना भूल गया मैं, स्क्वायर 1 रेज टू स्क्वायर अपॉन O2 रेज टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 100, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 रेज टू 2, SO2 रेज टू 2, O2 रेज टू 1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 4 अपॉन 100। इसको कैसे लिखेंगे 0.04। रिमेंबर ये कॉन्सेंट्रेशन है, मेरे को क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू, इधर नोट डाउन, इधर लिख रहा हूं मैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.04, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो कितना आएगा नंबर ऑफ मोल 0.4। दिस इज द आंसर। ओके नोट डाउन करो। Thank you for watching my first video. I hope you enjoyed my first lecture. Next lecture we are going to see relationship between Kc and Kp, in which we are going to study the formula Kp is equal to Kc RT डेल्टा एन। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, टेक केयर।